प्रिय छात्रों, आज हम सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोजेंस, हिंदी में जिसे हम रोग जनकों की उत्तरजीविता कहते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो डिजीज डेवलपमेंट है, जो रोग चक्र है, रोग चक्र का में जितनी भी कड़ियां हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी है रोग जनकों की उत्तरजीविता। क्योंकि इनका जिंदा रहना जरूरी है, और उस स्थिति में जब इनको होस्ट नहीं मिलता, या फसलें जिस फसल पे ये रोग उत्पन्न करते हैं, जब वो फसल मैच्योर हो जाती है, कट जाती है, उसके बाद भी इनको जिंदा रहना होता है, ताकि अगले साल फिर से जब वो फसल लगाई जाती है तो उस पे ये रोग उत्पन्न कर सके। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ सरवाइव करते हैं, इनकी उत्तरजीविता कहाँ पे रहती है। तो अगर इसको हम परिभाषित करें तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि होस्ट के अभाव में या परपोषी के अभाव में जब भी रोगजनक एक फसल मौसम से दूसरे फसल मौसम तक अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में जीवित रखते हैं, इस तरह की जो विधि है या इस तरह की जो प्रोसेस है, वो सर्वाइवल कहलाती है। इस सर्वाइवल की प्रोसेस जो है, इसके अंतर्गत रोग जनकों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विभिन्न प्रकार की वो उनके अंदर संरचनाएं बनती हैं, जो कि उनको लंबे समय तक जिंदा रखने में या जीवित रखने में मदद करती है। और इसका अध्ययन इसलिए जरूरी है ताकि हम जब रोग प्रबंधन की बात करें तो उसमें अगर हमें ये पता हो कि ये उत्तरजीवी या उत्तरजीविता इनकी किस प्रकार से है, तो शायद हम जो रोग प्रबंधन है वो उसको अच्छे प्रकार से कर सकते। तो जितने भी कारक हैं, जिस प्रकार से रोगजनक अपने आप को जिंदा रखते हैं, या उत्तरजीविता रोगजनकों की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला एक जो माध्यम आता है, जिसके माध्यम से रोगजनक लंबे समय तक अपने आप को उत्तरजीविता के रूप में अपने आप को लगातार बनाए रखते हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं वो रोग जनकों के निवेश द्रव्य के रिजर्वायर के रूप में काम करते हैं, या एक तरह का ये कहना चाहिए कि जो संक्रमित पौधे हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, वो एक तरह का एक निश्चित स्रोत है उन रोग जनकों के आगे बीमारी फैलाने के लिए। तो जो ये जो संक्रमित पौधे हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जो मुख्य जो संक्रमित पौधे होते हैं वो तो उस जिस फसल में ये रोगजनक बीमारी उत्पन्न करते हैं, वो जो फसल है या वो जो पौधे हैं जिनको हम परपोषी पौधे कहते हैं, या उनको हम अंग्रेजी में कल्टीवेटेड होस्ट भी बोलते हैं। और ये जो पौधे हैं, इसमें मुख्यतः जो पेरिनियल पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे हैं, जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज्यादा का होता है। खासकर जो फलदार वृक्ष हैं या जो जंगलों के वृक्ष हैं, वे उस तरह के जो पौधे हैं, उस तरह की जो फसलें हैं, वो एक तरह से वो पौधों रोग जनकों के लिए
उसके उनके निवेश द्रव्य के स्रोत के रूप में काम करते हैं। और एक बार जिन पौधों में ये रोगजनक अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, संक्रमित कर देते हैं पौधों को, उसके बाद लगातार उस पौधे में लंबे समय तक बने रहते हैं। और इसका उदाहरण हम नींबू का कैंकर रोग ले सकते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो पौधे में जब ये लगाने के बाद से जब तक पौधा नींबू का रहता है, तब तक नींबू का कैंकर रोग उस पौधे में हमें दिखाई देता है। और इस बीमारी की या इस रोग की विशेषता भी यही है कि जब अनुकूल मौसम होता है, तो इस बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है, और जैसे ही मौसम प्रतिकूल होता है, तो रोगजनक जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में या तो पत्तियों पे या टहनियों पे या उस पे वो लगातार बना रहता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो इसके जो जीवाणु हैं वो स्राव के रूप में बाहर निकलते हैं और नई पत्तियों पे, नई टहनियों पे, नए पौधे पर संक्रमण करते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज जो आम में लगता है, आम की पत्तियों में और फलों में भी आता है, जिसका नाम है पोलिटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडिस। और इसी तरह से सेब में, एप्पल में भभूतिया रोग लगता है, जिसको पोडोस्पेरिया लेउकोट्राइका बोलते हैं। ये सभी रोगजनक हैं। ये लगातार उन पौधों में रह के और अपने आप को जिंदा रखते हैं। दूसरा जो वर्ग है जिसमें रोगजनक अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन पौधों का उपयोग करते हैं, मुख्यतः वो या तो खरपतवार के रूप में वो पौधे रहते हैं, या फिर जो फसलीय पौधे हैं उसी कुल के जिस कुल के पौधों में ये रोगजनक आक्रमण करते हैं, उनके ऊपर भी रहकर और ये लगातार अपने आप को जिंदा रखते हैं। और इस तरह के जो पौधे हैं जिनको हम स्पार्सबिक या कोलेट्रल होस्ट या अदर वीड होस्ट बोलते हैं, जो कि उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं या उसी कुल को बिलोंग करते हैं जिस कुल को मुख्य फसल बिलोंग करती है, जिस कुल में मुख्य फसल आती है जिसमें ये मुख्यतः ये रोग रहता है। और इसीलिए जब फसल कटती है तो जो खरपतवार हैं वो मेढ़ों पे उसके बावजूद भी बने रहते हैं। और ये जो रोगजनक हैं, ये उन खरपतवारों पर संक्रमण करके और उस पे लगातार फसल की अनुपलब्धता में ये उस पे काम करते रहते हैं, और इनको सबको कोलेट्रल होस्ट बोलते हैं। इसके कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं। कोलेट्रल होस्ट का जिसमें जैसे धान में एक टुंगरो वायरस आता है, धान का विषाणु रोग, जो धान के साथ साथ या धान के पौधे जब नहीं मिलते, तो ये जो वायरस है या विषाणु है, ये जंगली धान के पौधों पर, सावा पर और लिर्सिया हेक्सांड्रा पर ये मल्टीप्लाई होता है। और जो कि एक चूंकि ये विषाणु है, तो ये कीट के माध्यम से जब कीट का आक्रमण जंगली धान के पौधे पर होता है, तो ये विषाणुओं को धान से जंगली धान पे और फिर जंगली धान से फिर धान में ले जाने का काम करता है। बैक्टीरियल जीवाणु जनित झुलसन रोग जो है, जो जंथोमोनास सोराइजी के द्वारा होता है, इसमें भी वीड है लिर्सिया ओराइजिडिस, जिसपे ये मल्टीप्लाई होता है और वो कोलेट्रल होस्ट के रूप में काम करता है। गन्ने का लाल सड़न रोग है, पोलिटोट्राइकम फेल्केटम,
और गन्ने के अलावा ये जो रोग है, ये बाजरा पे भी आता है। और जो कांस है, जो सैक्रम स्पॉन्टेनियम जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में मेढ़ों पर, खेतों पर पाई जाती है, उस पर भी आता है। और ये गन्ने के खेतों में, बाजरा के खेतों में सामान्य तौर पर कांस के पौधे रहते हैं। ऐसे कई हम रोगों के बारे में बात कर सकते हैं। गेहूँ में जो गिलुआ रोग हैं, इनमें भी कुछ ऐसे जंगली गेहूँ की प्रजातियाँ पहचानी गई हैं, जिसमें ये जो इस तने का काला गिलुआ जो रोग है, उसका आक्रमण देखा गया है। और इसी तरह से जो पीला गिलुआ या धारीदार गिलुआ है, इसको भी इस पे वीट पे देखा गया है, घास पे देखा गया। कुकुरबिट्स की बात करें तो कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, ये साल भर चूंकि लगाई जाती हैं, साल भर ये जो रोग है वो लगातार आता रहता है। और इसमें न केवल जो फसलें हैं कद्दू वर्गीय, उनके माध्यम से ये अपने आप को लगातार जीवित रखता है, बल्कि समय-समय पर जो ऐसे जो जंगली पौधे हैं, कुकुरबिट्स के या जो खरपतवार है, उस पे भी जिंदा रखता है। तीसरा जो वर्ग है, जिस पे रोगजनक अपने आप को सर्वाइव करता है, या रोगजनक की उत्तरजीविता जिसमें होती है, वो उन पौधों पे जो किसी दूसरे कुल को बिलॉन्ग करते हैं, किसी दूसरे कुल में आते हैं। और उन पौधों पे जब वो रोगजनक उन पौधों पर अपने आप को सर्वाइव करता है, या उत्तरजीविता उसकी जब उन पौधों पर होती है, तो उनको अल्टरनेट होस्ट भी बोलते हैं। और ये जो पौधे हैं, इसमें खासकर कुछ ऐसे जो रोगजनक होते हैं, जिनकी जो हेटेरोसियस नेचर के होते हैं, या जिनके लिए एक या एक से अधिक परपोषी पौधे की जरूरत पड़ती है, और जिसमें एक दोनों दूसरे कुल में वर्गीकृत किए जाते हैं। और इसमें भी हम गेरुआ रोग का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें जो मुख्य परपोषी फसल है, वो गेहूं की कहलाती है। और इसके बाद दूसरी जो एकांतरित परपोषी है, जिसको अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं, वो बारबेरी के पौधे कहलाते हैं। तो गेहूं के पौधे को प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं, और बारबेरी के पौधे को सेकेंडरी होस्ट भी बोलते हैं। और गेरुआ का जो रोगजनक है, पक्सिनिया ग्रामिनेस्टेटिसाई, इसकी विशेषता है कि ये इसका जीवन चक्र तभी पूरा होता है जब ये दोनों जो पौधे हैं, दोनों जो परपोषी पौधे हैं, इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में हो जहाँ पे ये बीमारी आ रही है। तो कई तरह के हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं। गेहूं में भी है, ज्वार में भी है, जौ में भी है, पीच में भी है, ओट में भी है, जिसमें कई प्रकार के जो गेरुआ की कई सारी प्रजातियां हैं जो आक्रमण करती हैं। और उनके अलग-अलग जो एकांतरित परपोषी हैं या अल्टरनेट होस्ट हैं, उनके बारे में बताया गया है, जिसको हम इसमें लिख सकते हैं, इनको बता सकते हैं। दूसरा जो उत्तरजीविता होती है इन रोगजनकों की, वो मृतोपयोगी के रूप में ये जब इनको फसल नहीं मिलती, जब वो परपोषी पौधे नहीं मिलते जिस पे ये आक्रमण करते हैं, या जब वो फसल की अवस्था खत्म हो जाती है, तो नई फसल आने के बीच का जो समय है, उस समय में ये अपने आप को मृतोपयोगी के रूप में ये अपने आप को ढाल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। और इस तरह से ये
उस अवस्था में या उस समय में अपने आप को ये जिंदा रखते हैं। और खासकर वो सभी प्रकार के रोगजनक जो मृदा पे या जो खेतों पे या जो ज़मीन पे लगातार रहते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं और मृदा के माध्यम से ही रोग फैलाते हैं। अ, वो सामान्य तौर पे उनमें जो उत्तरजीविता है, वो मृतोपजीवी के रूप में या सैप्रोफिटिक के रूप में होती है। और इनको इन रोगजनकों को अ, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये परिपोषी की अनुपस्थिति में लंबे समय तक डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे या फसल अवशेषों में ये अपने आप को जिंदा रखते हैं और जैसे ही फसल जब नई लगाई जाती है, तो उसे संक्रमित करते हैं। और ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ग्रो करते हैं और इनकी धीरे-धीरे संख्या भी उस जगह पे बढ़ने लगती है, जो बाद में जब नई फसल लगती है, तो ये जो निवेश द्रव्य के रूप में या इनाकुलम के रूप में वो काम आती है। इसमें राइज़ोक्टोनिया सोलेनाई या स्क्लेरोसियम राल्प्साई या फ्यूजेरियम, ये सभी रोगजनक सामान्य तौर पे राइज़ोक्टोनिया सोलेनाई जो है वो जड़ सड़न और स्क्लेरोसियम राल्प्साई जो है वो का तना सड़न या जड़ सड़न, और इसी तरह से फ्यूजेरियम की कई सारी प्रजातियां हैं जो उकठा रोग करती हैं। ये सभी सैप्रोफिटिकली या मृतोपजीवी के रूप में ये अपने आप को जिंदा रखते हैं फसल की अनुपस्थिति में। इसमें भी जो इनका दूसरा तरीका है ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि ये इस तरह के इनमें संरचनाएं बनती हैं, इस तरह की इनमें रचनाएं बनती हैं जो कि निष्क्रिय संरचनाएं होती हैं या जिनको सुषुप्ता सुषुप्त रचनाएं भी बोलते हैं और जिसके कारण जो रोगजनक है वो सुषुप्तावस्था में या निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है और इस पूरे विधि को सुषुप्तावस्था या निष्क्रिय अवस्था में उत्तरजीविता के रूप में भी जाना जाता है। और मुख्यतः जो कवक रोगजनक हैं जिनके कई प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तो वो जो बीजाणु हैं उन वो या तो रेस्टिंग स्पोर्स कहलाते हैं या फिर डोरमेंट स्पोर्स कहलाते हैं। कवकों के साथ-साथ जो सूत्रकृमि हैं वो भी अपने आप को अंडों के माध्यम से या इनके चारों तरफ एक संरचना बनती है सिस्ट, उसके माध्यम से या इसमें कवकों में ऐसे फलनकाय बॉडीज बनती हैं या जिसको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। इन सब के माध्यम से वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसी अवस्था में वो रह जाते हैं। जो कवक हैं उसमें क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं जिसको एस्को बीजाणु बोलते हैं, फिर ऊ स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह से जो ऐसा समूह है कवक वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि जिसमें केवल अलैंगिक अवस्था पाई जाती है और उसमें केवल स्पोर्स का ही फॉर्मेशन होता है। उनमें भी एसरबुलाई बनते हैं, स्पोरोडाकियम बनता है फ्यूजेरियम में, एसरबुलाई कोलेटोट्राइकम में बनता है, पिक्निडिया बनता है फोमा में, डेंड्रोफोमा में, या फिर स्क्लेरोसिया बनते हैं राइज़ोक्टोनिया में, स्क्लेरोसिया में, जिनके माध्यम से जितने भी कवक रोगजनक हैं वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। इसी तरह से जो सूत्रकृमि है, जो जैसे मूल ग्रंथि सूत्रकृमि है या फिर और दूसरे प्रकार के सूत्रकृमि हैं जो
जौ में या सोयाबीन में या आलू में अलग-अलग तरीके से ये रोग उत्पन्न करते हैं। वे सभी अपने आप को या तो अंडों के माध्यम से या फिर लार्वी की जो सुसुप्तावस्था होती है, उसके माध्यम से वो अपने आप को जिंदा रखते हैं फसल की अनुपस्थिति में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रोगजनक हैं जो फसलों के बीजों के साथ अपने आप को अपने आप को बीजों के साथ अपने आप को शामिल करके और बीजों के ऊपर या तो बाह्य रूप में या आंतरिक रूप में बीजों के साथ जुड़कर और अपने आप को लंबे समय तक जिंदा रखने का काम करते हैं। और इसी आधार पे इस तरह से जो रोगजनक हैं, जो बीजों पर आश्रित होते हैं, जिनकी उत्तरजीविता बीजों पर रहती है, वे रोगजनक जो है वो उनको बीजों-जनित रोगजनक बोलते हैं और उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं, उनको भी बीज-जनित रोग बोलते हैं। तो बाह्य बीज-जनित रोग भी होते हैं और अंतः बीज जनित रोग भी होते हैं। जब बाहरी आवरण पर जनक की उपस्थिति होती है, तो उसको बाह्य रोगजनित बोलते हैं और जब वो बीज के अंदर अपने आप को स्थापित करता है, तो उसको अंतः बीज-जनित रोग बोलते हैं। ये कई तरह के ऐसे रोगजनक हैं। वो कवक रोगजनक भी हैं, जीवाणु रोगजनक भी हैं, जो अपने आप को बीजों के माध्यम से अपने आप को सर्वाइव करते हैं या अपने आप को जीवित रखते हैं फसल की अनुपस्थिति में और अगले वर्ष जब नई फसल आती है, तो फिर से फसलों पर आक्रमण करते हैं। और इसमें एक जो गेहूँ का कंडुआ रोग है, एक बहुत अच्छा उसका उदाहरण है जिसमें जो रोगजनक है वो अंतः रोगजनक के रूप में अपने आप को स्थापित रखता है और जो बीज का भ्रूण बीज के भ्रूण में रोगजनक का जो सुसुप्तावस्था में इसका जो हाइफी है वो रहता है और जब भी नेक्स्ट सीजन में या दूसरे साल जब नई फसल उस गेहूं के बीज से लगाई जाती है, तो फिर से वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है और इस तरह से इसका सर्वाइवल होता है। इसी तरह से धान का भूरा धब्बा रोग जो है उसमें भी जो रोगजनक है वो बाह्य रूप में बीजों के साथ अपने आप को स्थापित रखता है, अपने आप को जोड़े रखता है और बीज के माध्यम से फिर अगली फसल में वो फिर से संक्रमण करता है। सोयाबीन में भी पर्पल स्टेन जिसको सर्कोस्पोरा कुशी रोग भी बोलते हैं, ये भी बीज के माध्यम से अपने आप को उत्तरजीवी रखता है। ऐसे कई सारे हैं, इसमें यहाँ तक कि जो जीवाणु जनित झुलसन रोग है, इसका भी रोगजनक बीज में बाह्य रूप में एक्सटर्नली बीज के साथ ये अपने आप को संबंधित रखता है, अपने आप को उसमें उत्तरजीवी के रूप में रहता है और नेक्स्ट फसल जब आती है तो फिर से वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। इसी तरह से जो उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी में काला विगलन रोग लगता है, वो भी बीजों के माध्यम से उत्तरजीविता उसकी होती है। गेहूं में जो टुंडू डिजीज है जिसमें 2 रोगजनक एक साथ रहते हैं, एक तो सूत्रकृमि जिसका नाम है एनवायना ट्रिटिसाई और दूसरा उसके साथ जो जीवाणु है जिसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। तो ये भी बीज में उपस्थित रहता है और बीज के माध्यम से ही उत्तरजीविता इसकी निर्धारित होती है। इसमें ये भी बताया गया है कि कितने वर्ष तक कौन सा रोगजनक बीज में कितने वर्ष तक रह सकता है
और इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि इसमें गेहूँ में 7 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसी तरह से टमाटर में जो एक जीवाणु ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस टमाटर में जो रोग उत्पन्न करता है, उसकी उत्तरजीविता काफ़ी लंबी होती है, 20 वर्ष तक होती है। हम कई सारे जो इसमें उदाहरण हैं, उसमें जीवाणु का भी दे सकते हैं। फिर इसी तरह से विषाणु में भी जो इसमें सेम में या जितने भी बीन्स की फसलें हैं, जिसमें बीन मोज़ेक विषाणु लगता है, वह बीज के माध्यम से उसकी उत्तरजीविता रहती है और कुकुम्बर मोज़ेक बीज के माध्यम से ये जो है ये अपने आप को सर्वाइव करता है। और कई सारे ऐसे सूत्रकृमि हैं जो बीज के माध्यम से, जैसे एफ्लैंक्वाइडिस बेसी जो व्हाइट टिप ऑफ पैडी एक रोग होता है, जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है और ये बीज के साथ ही इसके जो लार्वी हैं, वो सुसुप्तावस्था में बीज के साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखते हैं और उसी के माध्यम से ये अगले साल तक अपने आप को जिंदा रखते हैं। और गेहूं में जो एंग्वाइना ट्रिटिसाई है, इसमें भी सूत्रकृमि के जो लार्वी हैं, वो सुसुप्तावस्था में बीज में रहते हैं, जिसको इस बीमारी का नाम भी इसीलिए ईयर कॉकल ऑफ व्हीट है। और इसी तरह से जो सोयाबीन में ये सिस्ट नेमेटोड है, जो सिस्ट के माध्यम से इनके साथ एसोसिएटेड होता है। इस तरह से जो रोगजनक हैं वो अलग-अलग प्रकार से अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को सर्वाइव रखते हैं और कंटिन्यूअस वर्ष प्रति वर्ष हर नई फसल में वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसी कड़ी में जो वाहक कीट हैं या जो वाहक के रूप में कुछ नेमेटोड्स भी हैं, कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो वाहक के रूप में काम करते हैं, उनके साथ भी रोगजनकों की उत्तरजीविता होती है। वाहक कीटों में जो रोगजनक हैं वो इवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो अंडों के द्वारा वो दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और उस समय तक इनकी जो उत्तरजीविता है वो बनी रहती है। और इस तरह के रोगजनक जो वाहक कीट की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उत्तरजीवी के रूप में या सर्वाइव करते हैं, उनको ट्रांसोवायरल ट्रांसमिशन भी बोला जाता है। और ये एक जीवाणु है अर्वीनिया स्टीवर्टाई, जो इसमें कुकुम्बर में ये बीमारी उत्पन्न करता है। और कुकुम्बर में जो इसका वाहक कीट है जिसका नाम है डायब्रोटिका, उसके माध्यम से ये और दूसरा एक और है जीवाणु अर्वीनिया ट्रैचिफिला, जो कि इसके माध्यम से और ये इसके आहार नाल पे या इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये उत्तरजीवित रहता है और जब मौसम अनुकूल होता है तो फिर से ये बीमारी उत्पन्न करता है। इस तरह से हम कई सारे उनका उदाहरण दे सकते हैं। और रोगजनकों की जो उत्तरजीविता है वो उन पौधों को जिनका वनस्पतिक प्रवर्धन होता है, तो वनस्पतिक प्रवर्धन वाले भाग में भी इनकी उत्तरजीविता रहती है, जिसमें राइजोम्स होते हैं, जिसमें बाल्ब्स आते हैं, जिसमें ट्यूबर्स आते हैं, सकर्स आते हैं, या फिर कटिंग्स लगती हैं जिनकी, या अलग-अलग प्रकार के जिनके टिश्यूज हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रकार के रोगजनक ये इन भागों में, पौधों के इन भागों में ये अपने आप को जिंदा रखते हैं
और अनुकूल मौसम मिलने पर फिर से ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। और जैसे आलू के केस में आलू में जो आलू के कंद हैं उसमें जो लेड ब्लाइट या जो फाइटोप्थोरा है, जो अगेती रोग जो पछेती रोग आलू में उत्पन्न करता है, इसका जो रोगजनक है फाइटोप्थोरा, वो आलू के कंद में रहता है और हर साल ये कंद के माध्यम से नई फसल पर ये आक्रमण करता है। इसी तरह से गन्ने का जो लाल सड़न रोग है, वो अपने आप को उत्तरजीविता उसकी गन्ने के टुकड़ों में जो प्रभावित टुकड़े हैं उस पे होती है और वो फिर अगले साल फिर से वो बीमारी काज करते हैं। तो इस तरह से आलू में जो विषाणु रोग हैं वो भी कंद के माध्यम से अपने आप को जिंदा रखते हैं, सर्वाइव करते हैं और अगले साल फिर से बीमारी काज करते हैं। इसमें पूरी सूची दी हुई है जिसमें पछेती रोग का रोगजनक है फाइटोप्थोरा है, फिर स्पंजियोस्पोरा है, फिर एक वाट्स डिजीज आती है आलू में जिसको सिनकार्टियम एंडोवाइटिकम भी बोलते हैं। फिर पोटैटो में मोज़ेक डिजीजेज आती हैं और 4 प्रकार की मोज़ेक डिजीजेज आती हैं जिनके विषाणु कंद के माध्यम से ही अपने आप को सर्वाइव रखते हैं या उत्तरजीवी रखते हैं। पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई, ये सभी जो रोग हैं वो कंद के माध्यम से फैलते हैं। या गन्ने का जो रोगजनक है, गन्ने में गन्ने का कंडुआ रोग भी है और गन्ने का लाल सड़न रोग भी है और गन्ने में एक फ्यूजेरियम रोग भी आता है, गन्ने में पेरिनोस्पोरा भी आता है। तो ये जितने भी गन्ने के ये रोगजनक है, गन्ने में मोज़ेक भी आता है, फिर इसमें ग्रासी शूट डिजीज जो आती है जो फाइटोप्लाज्मा से होती है, इन सभी के रोगजनक गन्ने के सेट्स में या गन्ने के टुकड़ों में जो बीज के रूप में उपयोग में आता है, उस पे अपने आप को उत्तरजीवी रखते हैं। और इसके साथ-साथ ये जो सर्वाइवल है, ये उत्तरजीविता है, ये अ अ अ, हर साल पौधों में ये अपने आप को जिंदा रखते हुए और लगातार बीमारियां जो है वो उत्पन्न करते हैं। और ये जो पूरा लेक्चर है, ये जो हिंदी की किताब है, पुस्तक है, जो कि डॉक्टर लाखपाले और उनके सहयोगियों द्वारा लिखी गई है, उससे इस लेक्चर को बनाया गया है और ये मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चों के काम आएगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए काफी उपयोगी हो। धन्यवाद।